डायरेक्टर चैप्टर तुम लोगों को क्यों टफ जाता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको इजी करते हैं ना थोड़ा। हो गया क्या चालू? हो गया, ठीक है। चलो चलो, कंपनी लॉ का डायरेक्टर चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, ठीक है। और तुम लोगों को टफ जाता है, इसको थोड़ा सा हम इजी कर देते हैं। इसमें क्या क्या चीजें याद रखना है ना वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली ऐसा नहीं कि सारी ही याद रखो, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही वही तुम्हें याद रखना है मेनली। अब सबसे पहले हम अगर डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई कंपनी में डायरेक्टर चाहिए, तो किसी कंपनी में तुम्हें डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहली चीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है? डिन, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब तक तुम्हारे पास डिन ना हो, यानी कि जब तक तुम्हारे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो, तब तक तुम क्या नहीं बन सकते? किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो डायरेक्टर को डिन की जरूरत है। अब डिन आपको ये रूल्स के अंडर मिलता है, ये नहीं याद रखा तो भी चलेगा। डिन रिक्वायरमेंट, बेसिकली सारे टाइप ऑफ कंपनीज को डिन की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, सबको डिन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो भी आपको डिन की जरूरत लगेगी। और एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी का आप रिटर्न वगैरह फाइल करोगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी के पीछे का मेन पिलर्स होते हैं। एज अ डायरेक्टर अगर किसी कंपनी की रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपको एज अ डायरेक्टर डिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन आता है, देन बात करते हैं हम लोग, डिन एक लाइफ टाइम नंबर है, आपको डिन को रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डिन एक लाइफ टाइम होता है, एक बार इशू होगा आपको फिर से डिन के लिए मतलब रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती, लाइफ टाइम होता है। एक पर्सन के पास एक से ज्यादा डिन नहीं रहेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैव ओनली वन डिन, वन पर्सन हैव ओनली वन डिन, इंपॉर्टेंट अगेन बहुत ज्यादा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तुम लोगों को पता है, अगर तुम्हारे पास डिन चाहिए यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, तो तुम्हें एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, दैट इज DIR3। बट क्या सिर्फ DIR3 से ही डिन मिलेगा क्या? नहीं मिलता है। डिन को पाने के दो तरीके हैं। अगर आप नई कंपनी हो तो आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो नई नई कंपनी, और नई कंपनी में किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर तुम्हें अपॉइंट करना है, तो तुम स्पाइस प्लस फॉर्म भर के भी बन सकते हो। एक सेकंड, ये इधर आ जाओ। हाँ, तुम स्पाइस प्लस फॉर्म INC32 भर के भी, मतलब जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है INC32 स्पाइस प्लस, इसके थ्रू भी तुम डिन ले सकते हो इनकॉर्पोरेशन के वक्त। बट अगर तुम कोई दूसरे हो, यानी कि तुम ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हें डायरेक्टर बनना है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नहीं है, तो फिर तुम्हें DIR3 फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दो तरीके, या तो स्पाइस प्लस अगर न्यू कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, या तो DIR3। तो एक तरीके से ही मिलेगा कि डिन नहीं, एग्जाम में केस स्टडी बन सकता है कि डिन को पाने के कितने तरीके हैं। तो डिन को पाने के दो तरीके हैं, एक तो हाँ, तो फिर ये अपलोड हो जाएगा ना आज ही, तो फिर हाँ ठीक है, कुछ कुछ सेकंड मैं जो तुम्हें बताता हूँ ना, नोट डाउन कर लो, तो वो चीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबसे पहली चीज ये नोट डाउन करो कि कंपनी DIR3 के लिए दो चीजें होती है, एक तो स्पाइस प्लस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और अगर तुम इंडिविजुअली करना चाहते हो तो तुम्हें DIR3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज, DIR3 फॉर्म मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? MCA के पोर्टल पे मिलेगा, ठीक है। क्या सिर्फ DIR3 से काम हो जाएगा क्या? नहीं, तुम्हें और भी चीजें चाहिए रहती है, दैट एक और रहती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC भी चाहिए रहेगा, ठीक है। एज हाँ, DIR के साथ तुम्हें DSC भी चाहिए रहेगा। उसके बाद आपको गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रिस्क्राइब फी देनी है, और जो आपका डिन रहेगा आपको देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि ROC, समझे क्या? MCA की साइट पे तुमको DIR3 का फॉर्म मिल जाएगा, समझे? अब एक क्वेश्चन पूछूं फिर से, चलो। डिन का फुल फॉर्म आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या सारे पर्सन को एज अ डायरेक्टर उनको डिन की जरूरत है? विदाउट डिन आप डायरेक्टर बन नहीं सकते। एक पर्सन के पास कितने डिन? एक ही डिन। डिन की वैलिडिटी लाइफ टाइम। डिन कितने टाइप से तुम ले सकते हो, या कितने तरीके से तुम ले सकते हो? दो, एक तो स्पाइस प्लस INC32 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्पाइस प्लस INC32 एक ही फॉर्म होता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना वो।
INC32 स्पाइस प्लस। उसके बाद दूसरा मेन तरीका है कि अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हो, मतलब आज मैं अगर डिन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ, पर मुझे एमसीए की साइड पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, दैट इज DIR3। क्लियर क्या? उसके बाद आपको डिन के साथ एक और चीज चाहिए होती है, दैट इज DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये सारे फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पे? एमसीए के पोर्टल पे। डिन आपको इशू कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा, ठीक है? आरओसी नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इशू करेगा। देन आता है कैंसिलेशन ऑफ डिन। क्या आपका डिन कैंसिल हो सकता है? क्या आपका डिन सरेंडर हो सकता है? क्या आपका डिन डीएक्टिवेट हो सकता है? हो सकता है, तीनों भी चीज। कौन कौन से केस में? पहली दो चीज याद रख लेना, अगर आप मर गए तो आपका डिन कैंसिल हो जाएगा। पहली चीज, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज तो क्लियर याद रखो कि अगर आप मर गए, मतलब डेथ ऑफ डायरेक्टर के केस में डिन कैंसिल होगा। दूसरी दूसरी चीज आती है डुप्लीकेट डीन है, मतलब आपके पास दो डीन थे, तो इस केस में डुप्लीकेट डीन के केस में डीन सरेंडर किया जाता है, ना कि कैंसल, है ना? मतलब कोई पर्सन है जिसके पास दो डीन है, तो वो क्या करेगा? एक डीन को सरेंडर करेगा, ना कि कैंसिल होगा, ठीक है क्या? नहीं नहीं, एक दिन के मतलब अगर उसने सरेंडर किया तो एज अ डायरेक्टर लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, बट अगर पकड़े गए, मतलब आपके पास फ्रॉडुलेंट तरीके से आप दोनों डीन यूज कर रहे हो, तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। अदरवाइज अगर आपने सरेंडर कर दिया कि गलती से मेरे पास और एक डीन आ गया है, तो मैं उसको सरेंडर कर रहा हूँ, तो ये वैलिड है। एग्जाम में इस पे ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? इस केस में आपको सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरे केस में आता है डेथ ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर मर गया, या तो डायरेक्टर अनसाउंड हो गया, अनसाउंड डिक्लेयर हो गया, तो इस केस में भी डायरेक्टर का जो डिन है ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आता है नॉट एसोसिएट विद द एनी कंपनी। एज अ डायरेक्टर तुम किसी कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। उसके बाद आप, हाँ, मतलब आप किसी कंपनी के साथ सेम डीन के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। अगर किसी एक कंपनी में डायरेक्टर हो तो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनोगे। उसके बाद आता है अगर आपको अपना डीन सरेंडर करना है तो आपको DIR5 फॉर्म भरना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, सरेंडर, अगर मैं खुद से सरेंडर कर रहा हूं कि मुझे डीन नहीं चाहिए, हाँ, किसके लिए? सरेंडर के लिए, लिख लो। उसके बाद डीएक्टिवेट कर देगा एमसीए। अगर एमसीए को लग रहा है कि आप DIR3 का यूज या डिन का यूज फ्रॉडुलेंट चीज के लिए कर रहे हो, तो एमसीए खुद डीएक्टिवेट कर देगा आपका लाइसेंस। क्लियर क्या? इतनी चीजें बताओ। हाँ, 10 सेकंड नहीं भाई, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो भी ठीक, हो गए। चलो, हो गया। देन जनरल प्रोविजन। कुछ जनरल प्रोविजन है रिगार्डिंग डिन। डिन एक यूनिक परमानेंट एंड मैंडेटरी नंबर होता है। परमानेंट इसलिए क्योंकि रिन्यू करने की नीड नहीं है। यूनिक कोड होता है डिन पे, ठीक है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसके बाद मैंडेटरी होता है अगर आपको किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है तो। उसके बाद मस्ट बी कोटेड इन रिटर्न एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए लगता है। कंपनी की फाइलिंग्स करने के लिए आपको डिन की जरूरत है, नहीं याद रखा तो भी चलेगा ऊपर ऊपर। एनी चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अभी तक तुम 3 फॉर्म पढ़ चुके हो। एक तो डिन DIR5, DIR3 एंड एक और पढ़ने वाले हो DIR6। DIR3 एप्लीकेशन के लिए, DIR5 सरेंडर के लिए। उसके बाद DIR6 जाता है अगर तुम्हें कोई चेंजेस करने हैं डिन में। अगर लग रहा है कि डिन प्रॉपर नहीं है, या तो डिन में अपना नाम प्रॉपर नहीं है, या कोई चीजें गलत टाइप हुई है, तो आपको चेंजेस करने के लिए, जैसे नाम हुआ, एड्रेस हुआ, इस चीज को अपडेट करने के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा DIR6, 30 डेज के अंदर, जैसे ही आपको डिन मिलता है, ठीक है? उसके बाद एमसीए मेंटेन, रजिस्टर्ड करेगा डिन का, मेंटेन करेगा प्रॉपर। ऑब्टेनिंग मल्टीपल डिन्स। देखो, आपके पास मल्टीपल डिन है, यानी कि आपने एक दो डिन लिए हुए हैं, तो ये तो इलीगल है, बराबर है, बट उसमें से आप सरेंडर कर सकते हो DIR5 यूज करके। अभी मैंने बताया ना, DIR अगर तुमने सरेंडर किया तो वो इलीगल नहीं है, बट अगर तुम मल्टीपल डिन यूज कर रहे हो तो वो इलीगल है। उसके लिए आपको पेनल्टी लग सकती है 50,000 से लेके 5 लाख तक। क्लियर क्या? 3 फॉर्म हुए, DIR3 एप्लीकेशन के लिए, DIR5 सरेंडर के लिए, DIR6 एनी चेंजेस को अंदर। हाँ, DIR6 अगर कोई चेंजेस होते हैं तो। हम्म, फिर से बोलो। हाँ, ठीक है, लिख लो, लिख लो, लिख लो।
किसके? नहीं नहीं। हम्म। तुम सिर्फ मैंने जो 3 फॉर्म बताया ना वही 3 फॉर्म याद रखो अभी के लिए। डन। चलो उसके बाद एकदम शॉर्ट में लिखो तुम, थोड़ा फास्ट अपने लैंग्वेज में, है ना? हाँ। अब यहाँ पे 2 सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 164 सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 164 और 164 नहीं, सेक्शन 167। हाँ, बस इतना ही लिखो। देखो डीआर चीज चेंजेस करने के लिए डीआर 5 बस इतना ही लिखना है तुम्हें। 184 इंटरेस्ट शो करने का, अगर तुमने इंटरेस्ट अपना शो नहीं किया तो भी हम आपको वेकेट करेंगे, वेकेशन में आएगा वो। चलो बढ़ू आगे, बहुत आगे। अब आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन सेक्शन 164 सब सेक्शन 1। अब पेनल्टी है ना वो, हाँ, 50,000 से लेके 5 लाख। ठीक है, अगर मल्टीपल डीन्स है तो। हाँ, देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन जो सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 में आएगा। दोनों में थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, जिसमें इसमें अनडिस्चार्ज, अनसाउंड माइंड, वो सारी चीजें आएगी। उसमें आएगा 2 ही चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न वाला। ठीक है, आ जाओ, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 बोलता है कि आप एलिजिबल नहीं होंगे एज अ डायरेक्टर कौन कौन से केस में। अभी एक एक वर्ड में लिख के रखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला कि अगर आप डिक्लेयर हो गए कॉम्पिटेंट टू कोर्ट एज अ अनसाउंड माइंड, मतलब कोर्ट ने आपको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया, तो अनसाउंड माइंड लिखो पहला पॉइंट, बस उतना ही लिखो। उसके बाद दूसरा है कि अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा, इंसॉल्वेंट समझ में आता है, ठीक है, कंगाल हो गया पर्सन। ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट तो है बट अभी तक उसकी एसेट्स नहीं बिकी और उसकी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हुई, दैट इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। उसके बाद आता है अगर आप कन्विक्ट हुए हो, मतलब आप जेल में कन्विक्ट हुए हो, बट कन्विक्ट हुए हो कोई चीजों के लिए, ऑफेंस या कोई मॉरल टर्पिट्यूड के लिए, अदरवाइज के लिए। मॉरल टर्पिट्यूड यानी कोई भी ऐसे नॉर्मल ऑफेंसेस, आप जेल में कन्विक्ट हुए हो ऑफेंस या मॉरल टर्पिट्यूड के लिए, और आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है 6 महीना या उससे ज्यादा की, तो आप 5 साल तक क्या रहोगे? डिस्क्वालीफाई रहोगे। यानी कि आप 5 साल तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। ना उस कंपनी में बन सकते हो जिस कंपनी में डिफॉल्ट किया, ना उस कंपनी में बन सकते हो, नहीं ना बाकी दूसरे कंपनीज में बन सकते हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये याद रखना है तुम्हें। वैसे तो तुम्हें 6 महीने उससे ज्यादा का समझ में है, बट अगर आप किसी भी केस में 7 साल या ज्यादा की आपको जेल होती है तो आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते और कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते, है ना? चलो एक बार शुरुआत से, अगर आप क्या हो, आपको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया हो कोर्ट की तरफ से, या तो आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, यानी कि आप इंसॉल्वेंट तो डिक्लेयर हो गए हो बट अभी तक आपकी एसेट नहीं बिकी और अभी तक आपकी लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं किया गया। उसके बाद आपको कोर्ट के अंदर आपको मतलब कन्विक्ट कर लिया गया 2 चीजों के अंदर, एक तो मॉरल टर्पिट्यूड या कोई भी केस के लिए, या तो इस केस के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है 6 महीने उससे ज्यादा की, तो आप 5 साल तक क्या रहोगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब 5 साल तक ना किसी ना कन्विक्ट हुए हो आप कोई भी ऑफेंस के लिए या मॉरल टर्पिट्यूड के लिए और आपको जेल हुई है 6 महीने उससे ज्यादा की, तो आप 5 साल तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, ना सेम कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, ये चीज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी काम के लिए, किसी भी काम के लिए आपको जेल हुई है 7 साल या उससे ज्यादा की, तो आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने उससे ज्यादा की जेल हुई है तो 5 साल तक, और 7 साल या उससे ज्यादा की हुई है तो नेवर, नेवर एवर। समझे ये वाला? रुको पहले समझा देता हूं मैं पूरा, ठीक है। उसके बाद हैज नॉट पेड डिस्क्वालीफाई बाय द ट्रिब्यूनल और द कोर्ट, यानी कि आपको कोर्ट ने खुद डिस्क्वालीफाई कर दिया,
या उसके बाद डिस्क्वालीफाई, सॉरी, हैज नॉट पेड, आपने कॉल मनी पैसा नहीं दिया, शेयर का पैसा नहीं दिया पिछले 6 महीनों तक, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद कन्विक्टेड ऑफेंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए आप कन्विक्ट हुए हो, आपको जेल हुई है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये कुछ पॉइंट्स थे और इसको शॉर्ट में मैंने इधर लिखाया था, एक बार देख लो। कैमरे में दिख रहा है क्या, देख लो। हाँ, दिख तो रहा है। तो एक बार ये पॉइंट्स तुम्हें शॉर्ट में लिखने हैं तो तुम लिख लो, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर आप जेल हुई है तो हाँ। हम्म, हम्म। हाँ, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट मतलब अभी तक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुए हो, कोर्ट में केस पेंडिंग है। हाँ, केस चल रहा है अभी भी। इस पहले केस में क्या था, तुम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए थे बट तुम्हारी एसेट लायबिलिटी बिकी नहीं थी। इसमें तुम अभी तक हुए ही नहीं, पेंडिंग है कोर्ट में केस। मॉरल टर्पिट्यूड, टर्पिट्यूड ये लिखा है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े। तू मेरी दोस्त है ना। कि तुमने इसको साइलेंट करने के लिए बोला ना, कि बात करने के लिए। अब ये लिख, छोड़, तो भी अभी बहुत टाइम, तुम एक बार वीडियो देख के लिख लेना ना बाद में, ठीक है, या तो ऋषा से ले लेना। एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। वेल, ऊपर वाला देख लिया, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 का। ये है सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 का डिस्क्वालिफिकेशन, जहां पे हम एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। हाँ हाँ, ये डिफॉल्ट अगर आपने किया तो, नो पर्सन इज और हैज बीन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच, पहले तो याद रखना कि इस केस में आप 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई होते हो, ये दोनों केस में, ठीक है। अब ध्यान रखना, दो केसेस है यहाँ पे, या तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न पिछले 3 साल से फाइल नहीं किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, डिपॉजिट के, डिवेंचर के, इंटरेस्ट के, डिविडेंड के, लोन के, पिछले 1 साल तक, 1 साल या उससे ज्यादा तक, तो हम आपको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन में दो चीजें, कौन कौन सी। पहले तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न नहीं भरा पिछले 3 साल से, या तो आपने डिफॉल्ट कर दिया, डिबेंचर, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, लोन, डिविडेंड, इन सब का अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया पिछले 1 साल से या उससे ज्यादा से, तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ना ही आप अपनी कंपनी में अपॉइंट हो पाओगे, ना ही आप किसी और कंपनी में अपॉइंट हो पाओगे 5 साल तक, ठीक है। ये दो चीजें लिखना एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, फाइनेंशियल रिटर्न, एनुअल स्टेटमेंट, ठीक है। 3 साल ऐसे एरो करके 3 साल, फिर तुमने लिखा डिफॉल्ट, डिविडेंड, डिपॉजिट, आगे वन और मोर एरो करके, ये शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ। डन, चलो। इसको मैं अब भी डलवा देता हूँ ये लेक्चर को, ठीक है। बस ऐसे लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न पिछले 3 साल, डिपॉजिट, डिफॉल्ट इन डिपॉजिट, डिवेंचर, डिविडेंड वगैरह 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 वगैरह। यहां तक क्लियर है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं, आगे बढ़ता है, बाद में लिख लेना भाई ऋषा की इससे। सेक्शन 167 वेकेशन आता है, वेकेशन ऑफ डायरेक्टर। वेकेशन मतलब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें हमारा ऑफिस छोड़, हाँ, 64 जरूरी है, 67 जरूरी है, 184 जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 167 वेकेशन ऑफ डायरेक्टर, हम बोलते हैं कि तुम्हें ऑफिस
छोड़ना पड़ेगा, बट कौन से केसेस में तुम्हें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जाओ, चलो ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन ऑफ ऑफिस। अगर आपने डिफॉल्ट किया है सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 का, तो आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। इफ डायरेक्टर इज बिकम डिसक्वालिफाइड ऑन अ पर्सनल ग्राउंड, अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंसी जो हमने ऊपर देखा था, ही मस्ट वेकेट द ऑफिस ऑल दी कंपनीज वेयर ही इज डायरेक्टर, उसको सारे ऑफिस वेकेट करने पड़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एब्सेंट हो बोर्ड मीटिंग में पिछले 12 महीनों से, तो भी आपको वेकेट करने पड़ेंगे, विथ और विदाउट एब्सेंस। ये विथ और विदाउट लीव, मतलब अगर आपने लीव नहीं भी ली थी या ली भी थी तो भी आपको, देखो यहाँ पे बोला एब्सेंस फ्रॉम ऑल बोर्ड मीटिंग, मतलब एक भी अगर अटेंड की रहती तो चल जाता, बट अगर आपने पिछले 12 महीनों में एक भी बोर्ड, कितनी बोर्ड मीटिंग होती है 12 महीनों में? 4 होती है, ठीक है। 4 में से आपने एक भी अटेंड नहीं की तो आपको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 184। अगर आपने डिफॉल्ट किया है सेक्शन 184 का, इसका मतलब आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए था। अब इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना मतलब क्या होता है, और इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? रिलेशन है। हाँ, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं किसी कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ, बट मेरा वो कंपनी के साथ ऑलरेडी कोई रिलेशन है, तो मैं उस कंपनी के साथ डील में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर कहलाऊंगा। तो मुझे अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए कंपनी के सामने कि मेरा उस कंपनी में इंटरेस्ट है। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं फ्रॉड कर रहा हूँ क्या? मैं डिफॉल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस में भी हम आपको ऑफिस वैकेट कराएंगे अगर आपने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, तो फेल्स टू डिस्क्लोज इज इंटरेस्ट। उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई किया है कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने, 164(1) में लिखा था ना, तो उस केस में भी वैकेट करना पड़ेगा। उसके बाद कन्विक्शन हुआ है, वो सेम चीज है, 6 महीना या उससे ज्यादा है तो 5 साल के लिए, और 7 साल है उससे ज्यादा है तो परमानेंट, है ना। ये दोनों सेम हमने 164(1) में देखे हैं। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अरे ये क्या हो गया, यहाँ की कुछ चीजें दिख क्यों नहीं रही है? हाँ, अच्छा मतलब ये, ओके, ठीक है, मतलब ये है नहीं ना इधर कुछ, ठीक है। अगर आपने ऑफिस, देखो अगर आप खुद मना कर रहे हो कि मुझे ऑफिस वैकेट करना है, तो फिर उस केस में भी ऑफिस वैकेट कर सकते हो, ठीक है। इतने केसेस है। उसके बाद आता है, अगर आपने ऐसा कोई डिफॉल्ट किया है सेक्शन 167(2) में, अब हम पनिशमेंट्स की बात करते हैं। अगर आपने ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रखे हैं या वैकेट करने के बाद भी रखे हैं, तो आपको जेल हो सकती है 1 साल तक की। नहीं याद रखा तो भी चलेगा, ठीक है। डीसी क्या लिखा हुआ था, मैंने कुछ लिखवाया इसका, या ऐसे आ गया होगा वो वर्ड, मे बी कहीं का। देखो एक बार मैंने कुछ लिखवाया है क्या उसका, तो डीसी भी नहीं लिखा हुआ है। डीसी का कुछ तो लिखा होगा मैंने। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट या डिफॉल्ट ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए, पर ठीक है, नहीं बाद में देखते हैं। इफ अ पर्सन कंटिन्यूज, मतलब अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रखता है तो 1 साल तक की जेल होगी, या फाइन लग सकता है उसके ऊपर 1 लाख से लेके 5 लाख तक, या तो दोनों भी लग सकता है। ये नहीं याद रहा तो चलेगा, ठीक है। तुमको 167 याद रखना है पर्सनली अलग से। उसके बाद सेक्शन 167 सबसेक्शन 3, द कंपनी मस्ट फिल द वैकेंसी, कंपनी को वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। और वैकेंसी फिल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा जनरल मीटिंग में, इतना याद रखना है। आ जाओ, अब सिटिंग फीस पे आते हैं। ये इतना पोर्शन करने के लिए हमें 3 दिन लगे थे, जितना हमने अभी, कितने मिनट, अरे ये नहीं समझ में आया। हम्म,
पनिशमेंट का। हम्म। हेलो। नहीं है उसमें भी। अभी वो 2 मिनट रुकेगा इसमें, वापस आ जाएगा। कितना देर आवाज पकड़ी होगी ये भी नहीं पता मुझे। मैं तो पढ़ा दूंगा। तो जहाँ से एंड हुआ वहां से स्टार्ट करो। एंड पता नहीं ना वो कहाँ से है। वो कब से कर दूं तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दूं, अटैच कर देना। हाँ ठीक है।